Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing MCQs on history and polity for EPFO. EPFO में बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आते हैं, एक आध मेडिवल इंडिया से भी आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं जो वर्कर्स से या लेबर रिलेशन से संबंधित होते हैं. तो आई हैव टेकन सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम दोज पर्टिकुलर बुक्स NCERTs एंड शेखर बंदोपाध्याय एंड बिपिन चंद्रा, जिससे UPSC is framing the questions. तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं रेलिवेंट एरिया से. Let us discuss the test number 2. Test number 1 we have discussed. First question: the Indian National Social Conference, which held its annual session at the same time and the same place as the Indian National Congress. एक बॉडी बनी थी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, वो कांग्रेस के साथ ही अपना सेशन करती थी, उसी समय उसी जगह पे करती थी. इट वॉज फाउंडेड बाई whom? It was founded by M.G. Ranade और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और R.G. भंडारकर. So it was founded by M.G. Ranade along with Raghunath Rao. The main person who founded this body was M.G. Ranade. तो 1895 तक ये बॉडी लगातार कांग्रेस के साथ अपने सेशंस करती रही. बाद में ये सिलसिला बंद हो गया था. नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881. रिपन के समय एक पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था 1881 में, वाइसरॉय रिपन के समय. तो इट डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? फीमेल लेबर, प्लांटेशन लेबर, चाइल्ड लेबर और मिनिमम वेजेस. सो इट वाज द चाइल्ड लेबर. ये पहला एक यू कैन से लीगल इंटरफेरेंस था इन इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, एंड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1881 in the time of Ripon. It was based on child labor. 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, उस समय डेफिनेशन ये हुआ करती थी. It was on child labor. So the first person who undertook measures to improve the conditions of this child or eradicate child labor was Ripon, Viceroy Ripon. During 1884-1888, Rukmabai Defense Council was formed by some Indians on the issue of. एक रुकमाबाई डिफेंस काउंसिल बनी थी 1884 से 1888 तक, एंड दे वेंट टू द कोर्ट एंड दे वांटेड टू डिफेंड द इशू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज बाय फॉर्मिंग दिस काउंसिल: प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ विडोज, एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज, और फीमेल एजुकेशन और फीमेल इंडस्ट्रियल लेबर. तो रुकमाबाई केस इज नोन फॉर एज ऑफ कंसेंट. एज ऑफ कंसेंट से संबंधित ये केस हुआ करता था. Rukmabai wanted to take, you can say, a divorce from her aged husband. So she went to the court. In her defense, some people, they founded this council. So it was related to age of consent. Age of consent से संबंधित ये केस हुआ करता था. Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The first major public appearance of Gandhiji in India was the occasion of इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. गांधी जी भारत 1915 में आ गए थे, तो उनका जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था वो BHU का इनॉग्रेशन था. दूसरा स्टेटमेंट, इन हिज एड्रेस ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे गांधी जी ने एड्रेस भी दिया है, संबोधन किया है. गांधी जी वॉज क्रिटिकल ऑफ द एब्सेंस ऑफ रियल मासेज इन द नेशनल मूवमेंट, और उन्होंने बोला है कि नेशनल मूवमेंट में एलीट क्लास तो है लेकिन रियल मासेज मिसिंग है. तीसरा, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज लेड डाउन बाई गांधी जी. इस यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन स्टोन है वो गांधी जी ने ले डाउन किया था. फोर्थ वॉज BHU वॉज सस्टेन्ड बाई इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव. तो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम NCERT थीम्स 3, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन UPSC में आते हैं. और थीम्स 1 एंशिएंट इंडिया, थीम्स 2 मेडिवल इंडिया, थीम्स 3 मॉडर्न इंडिया. इन तीनों से क्वेश्चन CAPF, UPSC, EPFO में स्ट्रेट अवे आते हैं. तो वहीं से बनाया है क्वेश्चन. तो यस, आफ्टर गांधी जी हैड कम बैक, हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज द इनॉग्रेशन ऑफ BHU, एंड ऑन दिस ओकेजन गांधी जी स्पोक एंड ही डेफिनेटली वाज क्रिटिकल ऑफ द एब्सेंस ऑफ रियल मासेस इन द मूवमेंट. ऑल द पीपल हु वर सिटिंग ओवर देयर, गांधी जी सेड, जो लोग बैठे हैं इनमें रियल मासेस मिसिंग हैं, वर्कर्स और मजदूर और लेबरर्स और यू कैन से किसान वगैरह पीजेंट्स नहीं है. फाउंडेशन स्टोन ऑफ BHU वॉज लेड डाउन बाई हार्डिंग. जो वाइसरॉय हार्डिंग था उसने इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है, नॉट गांधी जी.
और ये सही है, BHU was sustained by Indian initiative, Indian money. तो C is the answer. It was Harding Viceroy, not Gandhiji, who laid down the foundation stone. Who of the following requested Gandhiji to allow women to participate actively in protest during salt सत्याग्रह in 1930? जब दांडी मार्च हुई थी तो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी लिकर कैंपेन है या जो पिकेटिंग है फॉर सेलिंग फॉरेन सामान जो बेच रहे हैं उन दुकानों को बंद कराना या ये सब, इसमें किसने आग्रह किया था कि महिलाओं को भी भागीदारी करने दी जाए? इट वॉज सरोजिनी नायडू और सरला देवी चौधरानी और सुचेता कृपलानी और कमला देवी चट्टोपाध्याय. So it was Kamala Devi Chattopadhyay. She requested Gandhiji that they be allowed to participate in the protest against such things. It was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. ये भी याद रखेंगे एग्जाम के लिए. The socialist activist Kamala Devi Chattopadhyay had persuaded Gandhiji not to restrict the protest to men alone. Kamala Devi was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor laws. These were 5 questions for modern Indian history from Shekhar Bandyopadhyay, NCERT and Vipin Chandra. Now certain questions on polity. The freedom of religion as an enshrined under Article 25 can be restricted under Article 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है, तो उनमें से किस बेसिस पर ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और सोशल जस्टिस. तो आंसर है सोशल जस्टिस. बाकी 3 आधार पर आर्टिकल 25 रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, बट सोशल जस्टिस आर्टिकल 25 में रिस्ट्रिक्शन के तौर पे मौजूद नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज फॉल इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी एंट्रीज है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है? सब वर्कर्स और लेबर से संबंधित हैं. ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और फैक्ट्रीज. So all these issues are in concurrent list. It is 1, 2, 3, 4. ये चारों की चारों ये concurrent list पे, जिस पे पार्लियामेंट भी काम कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी काम कर सकती है. Which of the following is not a statutory body? इनमें कौन सी बॉडी है जो statutory body नहीं है? Statutory bodies are those bodies which are created by framing a law. एक लॉ द्वारा बनाई जाती है. The National Commission for Protection of Child Rights is a statutory body. NCPCR एक्ट के तहत बनी थी. ऐसी नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन, ये भी एक कानून के तहत बनी है. स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायती राज लॉ में हुआ करता है, पार्ट 9 और पार्ट 9A में होता है. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसमें ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं. ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इनमें कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? तो C एंड D. ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप अपनी नॉलेज के लिए जान लीजिए. दोनों C और D बोथ आर नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, अभी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो ये दोनों स्टैट्यूटरी हैं. तो D इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, जान लीजिए ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं. रिसेंटली दिस NCBC हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. The order issued by a district administration banning trade in non-vegetarian food on a day in a week is अगर किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर इशू किया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड इस दिन नहीं बेचा जाएगा, तो इट इज वॉलेशन ऑफ व्हाट? वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू प्रोफेशन, वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, अलाउड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड. इनमें से कौन सा सही है? अगर ऐसा कोई आदेश कोई राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जारी करता है तो आर्टिकल 19(1)G राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ चॉइस वॉलेट होता है, बिल्कुल सही है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फूड की चॉइस हो सकती है, उसका वॉलेशन होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये अलाउड नहीं है, विच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजुडरी पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट? जो पावर्स हैं वो लिस्ट 1 में दे रखी हैं, लिस्ट 2 में दे रखी हैं, लिस्ट 3 में दे रखी हैं, और जो जो एरियाज लिस्ट 1, 2 और 3 में हैं जो उससे बच जाते हैं वो कहलाते हैं रेजुडरी पावर्स. तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. रेजुडरी पावर्स हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट. हमारे सिस्टम में जो रेजुडरी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास सीधे जाती हैं, करेक्ट है.
In the matter of regulatory powers, the Constitution of India follows Canadian Constitution, not Australian. इन पावर्स के केस में हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन फॉलो नहीं करते, तो सेकंड गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेगुलेटरी पावर्स गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, सी इज द आंसर। द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन, डिप्रेस क्लासेस को शेड्यूल्ड कास्ट पहले बार किस कानून में कहा गया था? द शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1951, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 36 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इट वाज 1936, 1936 में ये पहला ऑर्डर पास हुआ था जब डिप्रेस क्लासेस को शेड्यूल्ड कास्ट संबोधित किया गया था। इट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो सी इज द आंसर। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस of EP related to EPFO and relevant for polity and history। तो चलिए आज इसको यही बंद करते हैं। अब अगले टेस्ट में हम फिर कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के और हिस्ट्री के लेंगे। थैंक यू वेरी मच।